नमस्कार, मैं देवलाल चौधरी गंडापुर। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल पेंशन वर्स है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए अभी पेंशन वर्स को सब्सक्राइब करें। आज एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं ताकि पेंशन से जुड़ी अहम जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचा सकूं। अगर आप ऐसी महत्वपूर्ण खबरों और विश्लेषणों से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन चालू कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि पेंशन से जुड़ी आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है, क्योंकि आपकी आवाज ही इस मुद्दे को मजबूत बनाती है और लाखों पेंशन धारकों तक सच पहुंचाने में मदद करती है। तो बिना समय गंवाए आइए आज के इस खास विश्लेषणात्मक एपिसोड की शुरुआत करते हैं। 26 मार्च 2026 की स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनरों, रक्षा पेंशन पाने वालों और परिवार पेंशन पर निर्भर परिवारों के सामने कई ऐसे मुद्दे एक साथ खड़े हैं जिन्हें भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्य, नियम और आधिकारिक प्रक्रिया के आधार पर समझना बहुत जरूरी है। इस समय सबसे बड़ी गलती यही होगी कि कोई भी व्यक्ति वायरल संदेश, अधूरे वीडियो या बिना दस्तावेज वाली बातों को अंतिम सच मान ले, क्योंकि पेंशन, डीए-डीआर, अतिरिक्त पेंशन, कम्यूटेशन, 8वां वेतन आयोग, हायर पेंशन, स्पाश और रक्षा कल्याण योजनाओं से जुड़ी हर छोटी जानकारी सीधे लोगों की मासिक आय और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ती है। इसलिए आज सबसे जरूरी है घबराना नहीं, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी। जो सही जानकारी समझ लेता है वही सही समय पर सही कदम उठा पाता है। सबसे पहले मार्च और अप्रैल की पेंशन को लेकर स्थिति समझना जरूरी है। हर साल वित्तीय वर्ष के अंत में ये भ्रम पैदा होता है कि अगर मार्च की पेंशन महीने के आखिरी दिन तक खाते में नहीं आई तो क्या पेंशन रोक दी गई है, क्या कोई गड़बड़ी हो गई है या क्या सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव कर दिया गया है। वास्तविकता ये है कि खासकर रक्षा पेंशन और स्पाश से जुड़े मामलों में बैंकिंग छुट्टियां, पोस्ट ऑफिस क्लियरिंग, सालाना लेखाबंदी, गैर बैंकिंग दिन और प्रोसेसिंग देरी की वजह से क्रेडिट दृश्यता कुछ दिन आगे खिसक सकती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि पेंशन बंद हो गई है। इसका अर्थ केवल इतना हो सकता है कि भुगतान प्रक्रिया बैंकिंग सिस्टम की उपलब्ध तारीखों के हिसाब से आगे बढ़ी है। इसलिए अगर मार्च की पेंशन अप्रैल के शुरुआती दिनों में दिखाई दे तो उसे सीधे समस्या नहीं माना जाना चाहिए। ये एक प्रशासनिक और बैंकिंग चक्र का परिणाम भी हो सकता है। यही कारण है कि पेंशनरों और उनके परिवारों को यह समझना चाहिए कि क्रेडिट की सामान्य तिथि और खाते में राशि दिखाई देने की वास्तविक तिथि हमेशा एक जैसी नहीं होती। बहुत बार 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, गुड फ्राइडे, रविवार या पोस्ट ऑफिस या बैंकिंग गैर कार्य दिवसों की वजह से रकम 4, 5 या 6 अप्रैल तक भी दिखाई दे सकती है। ऐसे मामलों में पहली जरूरत घबराहट नहीं बल्कि सही सत्यापन की होती है। पेंशन स्लिप, बैंक एसएमएस, स्पाश पोर्टल, पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी या संबंधित बैंक ब्रांच से पुष्टि करना सबसे बेहतर तरीका है। जो परिवार पूरी तरह पेंशन पर निर्भर है उन्हें हर साल मार्च अप्रैल के इस संक्रमण काल को ध्यान में रखते हुए अपने खर्च का थोड़ा प्रबंधन करके चलना चाहिए, ताकि कुछ दिनों की देरी से अनावश्यक तनाव न बने। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, और वो है 8th सेंट्रल पे कमीशन में डीए और डीआर के फॉर्मूले को लेकर उठ रही बातें। इस समय बहुत से मंचों पर कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में डीए और डीआर का फॉर्मूला बदल दिया गया है, लेकिन 26 मार्च 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक स्थिति ये नहीं बताती कि सरकार ने कोई अंतिम नया डीए डीआर फॉर्मूला लागू कर दिया है। जो सचमुच हुआ है वो ये है कि 8th सीपीसी की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है, उसका पोर्टल सक्रिय है, प्रश्नावली खुली हुई है तथा कर्मचारी संगठनों, पेंशनर संगठनों तथा व्यक्तियों से मेमोरेंडा और सुझाव मंगाए जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया के भीतर विभिन्न पेंशनर संगठनों ने मांग रखी है कि पेंशनरों के लिए डीआर की गणना को सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के डीए से अलग दृष्टि से देखा जाए। यानी ये मांग है, लागू नियम नहीं। ये मांग क्यों उठ रही है इसे समझना भी जरूरी है। सेवा में कार्यरत कर्मचारी को इंक्रीमेंट, प्रमोशन, अलावेंस और सक्रिय सेवा सुविधाओं का लाभ मिलता है, जबकि पेंशनर की आय सामान्यतः फिक्स्ड होती है। उसकी जरूरतें समय के साथ कम नहीं बल्कि कई मामलों में बढ़ जाती हैं। दवाइयाँ, टेस्ट, देखभाल, घरेलू सहायता और उम्र से जुड़ी आवश्यकताएं। इसीलिए कुछ पेंशनर संगठनों का कहना है कि डीआर की गणना पेंशनर की वास्तविक आर्थिक स्थिति के हिसाब से अधिक न्यायपूर्ण ढंग से होनी चाहिए। कुछ मंच 100% महंगाई निष्प्रभावीकरण, अलग मूल्य सूचकांक, जल्दी रिवीजन साइकिल और वृद्ध पेंशनरों के लिए विशेष राहत की मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ दो टोक बात यही है कि अभी तक सरकार ने कोई अंतिम नया डीए डीआर फॉर्मूला लागू नहीं किया है। अगर आप ऐसी ही साफ, संतुलित और दस्तावेज आधारित जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहना बहुत जरूरी है। कई बार एक गलत दावा महीनों की गलतफहमी पैदा कर देता है, जबकि एक सही अपडेट बहुत बड़ा नुकसान रोक सकता है। अब उस दावे पर आते हैं जो बहुत तेजी से फैल रहा है कि 70 साल की उम्र पर 10% अतिरिक्त पेंशन तय हो गई है। यहाँ वास्तविक स्थिति बिल्कुल साफ है। केंद्रीय सरकारी पेंशनरों के लिए मौजूदा नियमों के अनुसार अतिरिक्त पेंशन या एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन 80 वर्ष की आयु से शुरू होता है।
80 से 85 वर्ष तक 20%, 85 से 90 तक 30%, 90 से 95 तक 40%, 95 से 100 तक 50% और 100 वर्ष या उससे अधिक पर 100% अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान है। 70 साल पर 10% और 65, 70, 75 वर्ष से शुरू होने वाली जो संरचना चर्चा में है वो कुछ पेंशनर संगठनों की मांग है, लेकिन इसे 26 मार्च 2026 तक लागू केंद्रीय आदेश नहीं माना जा सकता। इस बात का मतलब ये नहीं कि ये मांग महत्वहीन है, उल्टा ये एक बेहद महत्वपूर्ण और व्यवहारिक मांग है। बहुत से लोग ये तर्क दे रहे हैं कि भारत में औसत आयु, दवा इलाज का खर्च और बढ़ती उम्र की चुनौतियां 80 वर्ष का इंतजार नहीं करती। 65 से 75 वर्ष के बीच ही मौजूदा बुजुर्गों के खर्च तेजी से बढ़ते हैं। इसीलिए यदि अतिरिक्त पेंशन 70 वर्ष या उससे पहले शुरू हो तो उससे वास्तविक राहत मिलेगी। ये तर्क मानवीय और मजबूत है, लेकिन अभी इसे एक पॉलिसी डिमांड के रूप में ही समझना चाहिए, न कि लागू बेनिफिट के रूप में। इसीलिए अगर किसी पेंशनर को अभी 70 साल पूरे होने पर 10% बढ़ी हुई पेंशन अपने खाते में नहीं दिख रही तो इसे बैंक की गलती या विथहोल्डिंग मान लेना सही नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान केंद्रीय नियम अभी 80 वर्ष से अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत बताते हैं। अब चौथी बड़ी बात, महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन और सेवा में भेदभाव का मुद्दा। हाल के समय में सुप्रीम कोर्ट ने सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़े कुछ मामलों में बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। अदालत ने साफ कहा कि महिला अधिकारियों के मूल्यांकन और उनके परमानेंट कमीशन के अवसरों में लंबे समय से पूर्वाग्रह, धारणाएं और संस्थागत पक्षपात काम करते रहे हैं। अदालत ने माना कि महिलाओं की दीर्घकालिक सेवा, नेतृत्व और सूटेबिलिटी को कमतर आंकने वाले रवैये ने उनके करियर मूल्यांकन को प्रभावित किया। ये सिर्फ एक अदालत का ऑब्जर्वेशन नहीं है, बल्कि सेवा संरचना में जेंडर फेयरनेस के प्रश्न को बहुत गंभीरता से सामने लाने वाला कदम है। इसका मतलब ये है कि समान अवसर केवल नियम पुस्तिका का वादा नहीं होना चाहिए, बल्कि चयन, मूल्यांकन और स्थायी अवसरों में भी दिखना चाहिए। ये विषय पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सेवा शर्तों में असमानता आगे चलकर पेंशनरी आउटकम्स को भी प्रभावित करती है। जिसे सर्विस प्रोग्रेशन नहीं मिलेगी, उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी प्रभावित होंगे। इसलिए महिला अधिकारियों के परमानेंट कमीशन से जुड़ी न्यायिक टिप्पणियां केवल समानता का प्रश्न नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सेवा अधिकारों का प्रश्न भी है। ये बदलाव संस्थागत सुधार के लिए एक बड़ा संकेत है। अब सबसे अधिक भ्रमित करने वाले 5वें मुद्दे पर आते हैं, जिसे बहुत से लोग सामान्य पेंशनरों के लिए एजुकेशन अलाउंस की तरह पेश कर रहे हैं। अक्टूबर 2025 में केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से एक्स सर्विसमैन और उनके आश्रितों के लिए कुछ वित्तीय सहायता राशियां बढ़ाई गई थीं। इनमें पेन्यूरी ग्रांट, मैरिज ग्रांट और एजुकेशन ग्रांट शामिल थे। एजुकेशन ग्रांट को 1000 रुपए प्रति माह प्रति चाइल्ड से बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति माह प्रति चाइल्ड किया गया था। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये सभी पेंशनरों के लिए यूनिवर्सल एजुकेशन अलाउंस नहीं है। ये आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड और एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फ्रेमवर्क के भीतर आने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए है। यानी अगर कोई ये कहे कि अब हर पेंशनर को बच्चों की पढ़ाई के लिए 2000 रुपए मिलेंगे तो वो बात गलत होगी। इस वृद्धि का महत्व उन परिवारों के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन इसे पूरे केंद्रीय पेंशन ढांचे का सामान्य हिस्सा नहीं मानना चाहिए। ये टारगेटेड वेलफेयर असिस्टेंस है, ब्रॉड बेस्ड पेंशन रिफॉर्म नहीं। इसलिए इसके दायरे, पात्रता और आवेदन नियमों को समझे बिना इसके बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। अब अगर इन सातों मुद्दों को एक साथ रखकर देखें तो पूरी तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। मार्च और अप्रैल की पेंशन में देरी का मतलब पेंशन बंद होना नहीं, बल्कि बैंकिंग साइकिल और ईयर एंड प्रोसेसिंग भी हो सकती है। DADR फॉर्मूला बदला नहीं है, लेकिन बदलाव की मांगे 8th CPC के सामने रखी गई है। 70 साल पर 10% अतिरिक्त पेंशन अभी केंद्रीय स्तर पर लागू नियम नहीं है। महिला अधिकारियों के परमानेंट कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टमिक बायस की बात कही है। फिटमेंट फैक्टर अभी घोषित नहीं हुआ है, ऑफिशियल अरियर टेबल्स अभी जारी नहीं हुई है और 2000 रुपए एजुकेशन ग्रांट एक्स सर्विसमैन वेलफेयर स्कीम के दायरे का लाभ है, सभी पेंशनरों का नहीं। यही कारण है कि इस समय सबसे बड़ी जरूरत है तथ्यों और दावों में फर्क समझने की। हर वायरल मैसेज सच नहीं होता, हर टेबल ऑफिशियल नहीं होती, हर मांग अप्रूव्ड नहीं होती, हर चर्चा लागू नियम नहीं बन जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बदल नहीं रहा, बहुत कुछ बदल रहा है। 8th CPC की प्रक्रिया शुरू है, पेंशनर बॉडीज सक्रिय है, संसदीय दबाव बढ़ रहा है, अदालतें सेवा न्याय पर सख्त टिप्पणियां कर रही हैं, वेलफेयर स्कीम्स में टारगेटेड रिविजन्स हो रहे हैं। यानी परिवर्तन की जमीन तैयार हो रही है। बस ये जरूरी है कि आप उसे सही रूप में समझें। जो पेंशनर इस समय अपने दस्तावेज व्यवस्थित रखेंगे, अपनी PPO डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट्स, कम्यूटेशन डेट्स, एज रिलेटेड एंटाइटलमेंट्स, फैमिली पेंशन रिकॉर्ड्स, स्पार्श प्रोफाइल और ग्रीवेंस रेफरेंसेस संभाल कर रखेंगे, वही आगे आने वाले बदलावों का सही फायदा उठा पाएंगे। जो परिवार अपने बुजुर्गों की पेंशन डिटेल्स समझते हैं, वे गलत कटौती, विलंबित अतिरिक्त पेंशन और रिविजन एरर्स जल्दी पकड़ लेते हैं। जहां जागरूकता होती है, वहां नुकसान कम होता है। इसलिए अभी घबराइए मत, लेकिन आंख बंद करके भरोसा भी मत कीजिए। हर सूचना को परखिए, आधिकारिक पोर्टल देखिए, जरूरत हो तो शिकायत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी पेंशन कम है, अतिरिक्त पेंशन नहीं जुड़ी, कम्यूटेशन गलत कट रहा है या बैंक ने त्रुटि की है, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार लोग वर्षों तक नुकसान उठाते रहते हैं,